नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो हमारी निबंध की जो श्रृंखला स्टार्ट हुई है उसमें मैंने एक निबंध करा दिया है भारतेंद्र जी का। वो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, वह निबंध हमारा हो चुका है। आज उसी कड़ी में हमारा अगला निबंध है भारतेंद्र जी का दिल्ली दरबार दर्पण। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें इसका मूल पाठ अध्ययन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, हम भारतेंद्र जी का दूसरा निबंध पढ़ेंगे दिल्ली दरबार दर्पण। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। अगर मैं दोस्तों एक बात बताऊं आपको कि जो भारतेंद्र जी के बारे में हमने विस्तृत चर्चा, जो हमने पहला निबंध पढ़ा है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, उसमें मैंने कर दी है। भारतेंद्र जी के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसमें वहाँ पर विस्तार से चर्चा की है कि उन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, निबंध का उदय कैसे हुआ, इन सब की चर्चा मैंने उस वीडियो लेक्चर में की है। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद इसे देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि इसमें मैं सिर्फ सीधा इस निबंध पर ही चर्चा करेंगे, इसमें हम भारतीय जी पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस निबंध के जो भी तथ्यपरक है पहले वो देखते हैं। तो इस निबंध के बारे में बात करें दोस्तों हम, तो ये निबंध दिल्ली दरबार दर्पण है। ये दिल्ली दरबार दर्पण, इसका नामकरण से स्पष्ट है कि दिल्ली दरबार दर्पण। तो इसमें जो 1877 ईस्वी में जो अंग्रेजों के अंग्रेज वायसराय थे लॉर्ड लिटन, उन्होंने जो दिल्ली में दरबार दर्पण किया था महारानी विक्टोरिया के शासन में आने पर, जब उन्हें रानी घोषित किया गया था, तो तभी ये दिल्ली दरबार दर्पण हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसमें देखें कि इस निबंध के बारे में है कि अंग्रेजी शासन के प्रति भ्रम पर आधारित महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को आधार बनाया। यानी इस निबंध का जो कथ्य है वो क्या है कि अंग्रेजी शासन के प्रति भ्रम पर आधारित महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को इसमें आधार बनाया गया है कि जब महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था उसी को जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने दिल्ली दरबार दर्पण में सुनाया था, तो उसी पर आधारित है ये। इसमें भारतेंद्र ने राज राजेश्वरी की प्रशंसा की है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह महारानी के सम्मान में लिखा गया है। और दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने जो भारतेंद्र जी हैं उन्होंने ये जो रानी थी हमारी राजेश्वरी, तो विक्टोरिया, उन्हीं की प्रशंसा में ये लिखा है या उन्हीं के सम्मान में। निबंध की मूल विषय वस्तु भेदभाव मिटाकर सभी धर्मों और जातियों को समान अधिकार देना है। और साथ ही उन्होंने अपने यहाँ पर जो भेदभाव थे धर्मों में जातियों में, उनको भी मिटाना चाहा है, यानी उन पर भी उन्होंने व्यंग किया है। ठीक है दोस्तों, तो निबंध में देखिए, हम निबंध के माध्यम से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या तथ्य हैं या क्या क्या हमारे क्वेश्चन की कॉन्ट्रीब्यूशन इंपोर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा निबंध स्टार्ट होता है, चलो देखते हैं। पहले है, पहले उन्होंने एक ये दोहा लिखा है, ये पंक्ति लिखी है महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा में कि जयत राज राजेश्वरी, जय युवराज कुमार, जय निरप प्रतिनिधि कवि लिटन, जय दिल्ली दरबार, स्नेह भरन तम हरन दो प्रजन करण उजियार, भयो देहली दीप सो यह दिल्ली दरबार। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने दिल्ली दरबार दर्पण का भी वो लिया है। और इसमें उन्होंने जो लॉर्ड लेटन थे हमारे यहाँ के तब तत्कालीन वायसराय, उनका भी नाम इसमें लिया है। तो इसमें कौन कौन है, राजेश्वरी भी हैं, उनके पुत्र युवराज भी हैं, और लॉर्ड लिटन भी हैं, और जो दिल्ली दरबार दर्पण है उसको भी उन्होंने इसमें दिया है, भयो दिल्ली दीप सो यह दिल्ली दरबार। ठीक दोस्तों, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से देखें कि सब राजाओं की मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं, क्योंकि सबके साथ वही मामूली बातें हुई। यानी ये दिल्ली दरबार दर्पण का बता रहे हैं कि सभी वहाँ पे राजा महाराजा आए हुए थे, तो सबके साथ जो जो हुआ वो अलग अलग लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी के साथ एक सा ही व्यवहार हुआ था। सब बड़े बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और एक सोने का तगमा मिला। यानी जो जो राजा महाराजा आए थे, शासनाधिकारी आए थे, उन्हें एक एक रेशमी झंडा दिया गया था इसमें, और एक सोने का तगमा दिया गया था। झंडे अत्यंत सुंदर थे, पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राजेश्वरी का एक मुकुट बना हुआ था। और जो झंडा था उस पर क्या था, पीतल के चमकीले मोटे डंडों पर था। यानी जो झंडे को हम लगा देते हैं
तो वो पीतल के चमकीले मोटे डंडे पर था और उस पर क्या था, राज राजेश्वरी का एक मुकुट बना हुआ था और यह पट्टी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीत पर उनके शस्त्र आदि के चिन्ह बने हुए थे। झंडा और तगमा देने के समय श्री बास राय ने हर एक राजा से एक वाक्य कहे। यानी जब राजा ने उन्हें जब जो वायसराय थे जब उन्होंने राजाओं को ये भेंट की तो उन्होंने हर किसी से एक बात ये कहा था कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ जो उनके हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। यानी मैं झंडा ये आपको देता हूँ और इससे आप यह स्मृति रखना कि जो राजेश्वरी हैं उन्होंने यहाँ का पद संभाला है, यानी उन्होंने ये घोषणा की है कि आज से वो आपकी महारानी हैं। श्रीमती को भरोसा है जब कभी यह झंडा खुलेगा आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैर कहा राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी सरकार की यही बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके बाद यह आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर इस शुभ दिन की याद दिलावे जो इस पर छपा है। यानी जो वायसराय थे जब वो झंडा और ये भेंट कर रहे थे तो हर राजा से यही बात कह रहे थे कि जब भी आप इसे खोलें तो आपको यही ध्यान यही आपको स्मरण रहे, यही आपको स्मृति रहे कि ये हमें कब मिला था और क्यों मिला था और विक्टोरिया रानी ने हमें क्यों दिया था। ठीक है दोस्तों, शेष राजाओं को आगे हम देखें। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले और जो छोटे छोटे राजा थे या छोटे छोटे राजा रजवाड़ा थे उनके जो मुख्याधीश थे शेष राजा, तो उनको क्या मिला, तो उन्हें केवल सोने या चांदी के केवल तगमे ही मिले थे। लेकिन जो एक हैं किलात के खां, ठीक है दोस्तों, इन्हें ध्यान रखना, इनकी विशेष वर्णन है इस निबंध में इनका। तो जो किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला, इन्हें झंडा नहीं मिला था, पर उन्हें एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का हौदा था, यानी एक हाथी मिला था जिस पर 4000 की लागत का हौदा था, जड़ाऊ गहने, घड़ी, कार, चाबी, चोबी, कपड़े, कमखाब के थान वगैरह सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें मिली थी। यानी जो किलात के खां थे तो उन्हें 25,000 का कुल मिला के सामान मिला था। यह बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी और यह विशेष थी क्योंकि ये और किसी राजा के साथ ऐसा नहीं हुआ था। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गईं और जो उनके साथ जो सरदार आए थे यानी राजा के जो साथ सरदार आए थे उन्हें भी 10,000 की चीज़ें भेंट की गई थी। प्राय लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जो खां साहब थे वो कैसे थे। तो निस्संदेह जो कपड़ा खां पहने थे वह उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा लिए घुमा करते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जो खान साहब आए हुए थे वो बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, उनके साथी भी जो सरदार थे वो भी अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी शोभा उतनी ही थी जितनी मुगलों से बढ़कर न थी जो बाजार में मेवा के लिए घुमा करते हैं। यानी उनकी तुलना उनसे ही मान लीजिए जो बाजार में मेवा बेचा करते हैं। हाँ, कुछ फ़र्क था तो इतना था कि लंबी घनी दाढ़ी के कारण खां साहब का चेहरा बड़ा भयानक लगता था। उन्हें झंडा न मिलने का कारण यह समझना चाहिए कि वह बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इन्हें आने और जाने के समय श्रीयुत वायसराय गलीचे के किनारे तक पहुंचा गए थे, पर बैठने के लिए इन्हें भी वायसराय के चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। यानी इनके साथ इतनी घटना ज़रूर हुई थी, जब ये आए थे और जब गए थे तो वायसराय ने इन्हें सम्मान से इनका स्वागत किया था जब ये आए थे, जब गए थे तो इन्हें विदा भी किया था। लेकिन सॉरी दोस्तों, लेकिन इनके साथ भी और राजाओं की तरह जो बैठने की कुर्सी थी वो उनके वायसराय के चबूतरे के नीचे ही जगह मिली थी। हाँ, साहब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बाबू साहब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके हैं और अब हम आपको अब जाइए।
बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे संक्षेप के साथ लिखने के योग्य है। कोई तो दूर ही से हाथ जोड़ आए और दो एक ऐसे थे कि जब एड़ी कांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम न किया तो एड़ी कांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही न थे, यहाँ तक कि एड़ी कांग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा तगमा सलामी और खिताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके और कोई बेचारे इनसे दो ही एक पदार्थ पाकर ऐसे प्रसन्न हुए कि श्रीयुत बादशाह पर अपनी जान और माल न्यौछावर करने को तैयार थे। सबसे बढ़कर बुद्धकान हमें एक महात्मा दिखाई पड़े जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ ही के समान पाते हैं। इसके जवाब में वो बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थ से बढ़कर है, जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं। यानी एक महात्मा आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपका नगर तो तीर्थ के समान है और अभी अब आप यहाँ पर हैं तो ये भी तीर्थ के समान मान लीजिए। तो इस पर वो महात्मा कहते हैं कि जहाँ आप हमारे खुदा मौजूद हैं वहाँ तीर्थ ही होगा। नवाब लोहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी न आई हो। नवाब साहब बोलते तो बड़े धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ते थे। कितने वाक्य ऐसे थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब साहब को अपनी अंग्रेजी का ऐसा विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने को ही नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, ज्योतिष, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नवाब साहब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन ही से विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया और पूरे पंडित तथा कवि हुए। इसके सिवाय नवाब साहब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्त होने के लिए। यानी वायसराय ने सिर्फ इतना कहा, हम आपकी अंग्रेजी पर इतना आपको धन्यवाद नहीं देंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आप जो अंग्रेज़ों के साथ या सलूक करते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। फिर नवाब साहब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाया है जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊँ। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग है और मैं आपसा एक भाई कवि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय निकालूंगा। ऐसे करके राजा ने उनसे विदा की। फिर अगला है कि 29 तारीख को सब के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ठीक है, तो सबसे बाद में 29 तारीख को ये दरबार दर्पण 1 तारीख से शुरू हुआ था दोस्तों। तो ये कब से शुरू हुआ था? तो 1 जनवरी से शुरू हुआ था, आगे आएगा इसमें। लेकिन जो सबसे बाद में आई तो वो कौन आई 29 तारीख को? तो वो आई तंजौर की महारानी। ठीक है दोस्तों, महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को आई। ये ताश का वस्त्र पहने थीं और मुंह पर ताश का नकाब पड़ा हुआ था। इसके सिवाय उनके हाथ पांव दस्ताने और मोजे से ऐसे ढके थे कि सबके जी में उन्हें देखने की इच्छा ही रह गई। महारानी के साथ में उनके पति राजा सखाराम साहिब और 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेज फर्त भी थी। यानी महारानी के साथ कौन कौन आया था? तो महारानी के साथ उनके पति राजा सखाराम साहिब। तो महारानी जो तंजौर की महारानी, उनके पति का नाम क्या है दोस्तों? तो सखाराम साहिब है, ये आप ध्यान रखना। और उनके 2 लड़के आए थे साथ में, और कौन आया था? उनकी एक अनुवादक थी जो मिसेज फर्त थी। ठीक दोस्तों, महारानी ने पहले आकर बादशाह से हाथ मिलाया और अपनी कुर्सी पर बैठ गईं। श्रीयुत बादशाह ने उनके दिल्ली आने पर भी अपनी प्रसन्नता प्रकट की और पूछा कि आपको इतनी भारी यात्रा में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? ये बादशाह ने महारानी से पूछा। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भूपाल की तरह चतुर नहीं थी, इसलिए ज़्यादा बातचीत मिसेज फर्क से हुई। यानी महारानी इंग्लिश नहीं जानती थी, तो बादशाह से उनकी सीधे बात नहीं हुई। जो भी बात हुई तो उससे उनकी जो अनुवादक थी मिसेज फर्क। दोस्तों ये उनके अनुवादका का नाम ध्यान रखना, मिसेज फर्क, ये मैंने पहले बता भी दिया है। तो उन्हीं से ज़्यादा बातचीत हुई, जिन्हें श्रीयुत ने प्रसन्न होकर मन भावनी अनुवादक कहा। यानी वायसराय ने अनुवादक को क्या कहा? तो मन भावनी अनुवादक कहा। वायसराय की किसी बात के उत्तर में एक बार महारानी के मुंह से यस निकल गया
जिस पर श्रीयुत ने बड़ा हर्ष प्रकट किया कि महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मेम साहिब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। इस वर्णन के अंत में यह लिखना आवश्यक है कि श्रीयुत वायसराय लोगों से इतनी मनोहर रीति पर बातचीत करते थे जिससे सब मगन हो जाते थे और ऐसा समझते थे कि वायसराय ने हमारा सबसे बढ़कर आदर सत्कार किया। भेंट होने के समय श्रीयुत ने हर एक से कहा कि आपसे दोस्ती करके हम अत्यंत प्रसन्न हुए, और तगमा पहनाने के समय भी बड़े स्नेह से उनकी पीठ पर हाथ रखकर बात की। 1 जनवरी को दरबार का महोत्सव हुआ। यह दरबार यानी ये दरबार कब हुआ था दोस्तों शुरू? सॉरी दोस्तों, तो 1 जनवरी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो हिंदुस्तान के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। एक बड़े भारी मैदान में नगर से 5 मील पर बना हुआ था। बीच में श्रीयुत वायसराय का षटकोण चबूतरा था, जिसकी गुंबदनुमा छत पर लाल कपड़ा चढ़ा और सुनहला रुपल्ला तथा शीशे का काम बना था। तो अब ये महोत्सव के बारे का वर्णन है, महोत्सव का वर्णन है कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे सजा हुआ था, उसका है। कंगूर के ऊपर कलशे की जगह श्रीमती राजेश्वरी की सुनहरा मुकुट लगा था। इस चबूतरे पर श्रीयुत अपने राज सिंहासन पर सुशोभित हुए थे। उनके बगल में एक कुर्सी पर लेडी साहिबा बैठी थी और ठीक पीछे खास लोग हाथों में चैम्बर लिए और श्रीयुत के ऊपर कारचौबी छत्र लगाए खड़े थे। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ 2 पेज, दामन और बरदान, जिनमें एक श्रीयुत महाराज जम्बू। तो महाराज के बगल में कौन कौन थे? तो एक श्री महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार और दूसरा कर्नल वर्ग का पुत्र था। यानी जो वायसराय थे उनके साथ कौन कौन बैठा था? तो श्रीयुत महाराज जम्बू का अत्यंत सुंदर सबसे छोटा राजकुमार, और कौन था? तो और दूसरा कर्नल वर्ग का पुत्र था। उनके दाएं बाएं तथा पीछे मुसाहिब और सेक्रेटरी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े थे। वायसराय के इस चबूतरे के ठीक सामने कुछ दूरी पर उससे नीचे एक अर्धचंद्राकार चबूतरा था। यानी वायसराय बैठे हुए थे, उस चबूतरे से नीचे एक अर्धचंद्राकार, यानी जो हम देखा होगा हमने सभाओं में जो आगे कुर्सियां डाल दी जाती हैं वैसे ही, जिस पर शासनाधिकारी राजा लोग और उनके मुसाहिब मद्रास और मुंबई के गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर और हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ अपने अपने अधिकारियों समेत सुशोभित थे। यानी ये सब कौन थे? तो ये सब डिफेंस के मिनिस्टर लोग थे और गवर्नर लोग थे। ठीक है दोस्तों, शासनाधिकारी थे। इस चबूतरे की छत बहुत सुंदर नीली रंग के साटन की थी, जिसके आगे लहरियादार छज्जा बहुत सजीला लगता था। लहरिये के बीच बीच में सुनहले काम के चांद तारे बने थे। राजाओं की कुर्सियां भी नीली साटन से मढ़ी थीं और हर एक के सामने वे झंडे लगे थे जो उन्हें वायसराय ने दिए थे, और पीछे अधिकारियों की कुर्सियां लगी थीं जिन पर नीली साटन चढ़ी थी। हर एक राजा के साथ एक एक पॉलिटिकल अफसर भी था। इनके सिवाय गवर्नमेंट के भारी भारी अधिकारी भी यहीं बैठे थे। राजा लोग अपने अपने प्रांतों के अनुसार बैठाए गए थे, जिससे ऊपर नीचे बैठने का बखेड़ा बिल्कुल निकल गया था। सब मिलाकर 63 शासनाधिकारी राजाओं को इस चबूतरे पर जगह मिली। ठीक है दोस्तों, तो सब मिलाकर कितने बैठे हुए थे? तो 63। तो राजा लोग जो शासनाधिकारी थे वो कितने थे? वो 63 थे राजा लोग। ठीक है दोस्तों, जिसमें उन्होंने उनका वर्णन किया है कि महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बिजावर, भरतपुर, चरखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उच्च, महाराणा, उदयपुर, महाराव, राजा अलवर, बूंदी महाराज, राणा झालवाड़, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, डमरा, बिरौंदा। तो ये सभी उनके नाम इसमें दिए हुए हैं, ये आप देख लेना। और हम नीचे देखते हैं, वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की उपेक्षा उससे अधिक पास धनुष खंड के आकार की 2 सीढ़ियां चबूतरे की ओर बनी थीं। ठीक है दोस्तों, वायसराय के सिंहासन के पीछे परंतु राजसी चबूतरे की अपेक्षा उससे अधिक पास धनुष खंड के आकार की 2 सीढ़ियां चबूतरे की बनी हुई थी, जो 10 भागों में बांट दी गई थीं। इन पर आगे की तरफ थोड़ी सी कुर्सियां और पीछे सीढ़ीनुमा बेंचें लगी थीं, जिन पर नीला कपड़ा मढ़ा था। यहाँ ऐसे राजाओं को जिन्हें शासन का अधिकार नहीं और दूसरे सरदारों, रईसों, समाचार पत्रों, संपादकों, यूरोपियन तथा हिंदुस्तानी अधिकारियों को जो गवर्नमेंट के नेवते में आए थे,
या जिन्हें तमाशा देखने के लिए टिकट मिले थे बैठने की जगह दी गई थी। ये 3000 के लगभग होंगे। और जो देखने वाले लोग थे और वे शासक थे जिन्हें अधिकार करने का शासन नहीं था, तो वो भी लोग इनमें बैठे थे। वो कितने थे? तो वो 3000 थे। खिलात के खां गोवा के गवर्नर जनरल, विदेशी राजदूत, बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि, समाज और अन्य देश संबंधी शासन लोगों की कुर्सियां भी श्रीयुत वायसराय के पीछे सरदारों और रईसों की चौकियों के आगे लगी थीं। दरबार की जगह दक्षिण तरफ 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौज हथियार बांधे लैस खड़ी थी। यानी फौज कितनी थी? तो 15,000। और उत्तर तरफ राजा लोगों की सजी पलटनें भांत भांत की वर्दी पहने और चित्र विचित्र शस्त्र धारण किए परा बांधे खड़ी थी। इन सब की शोभा देखने से काम रखती थी। इसके सिवाय राजा लोगों के हाथियों के परे, जिन पर सुनहली अमारियां कसी थीं और कारचोबी झूले पड़ी थीं, तोपों की कतार, समारों की नंगी तलवारें और भालों की चमक, फरहरों का उड़ना और 2 लाख के लगभग तमाशा देखने वालों की भीड़ जो मैदान में डटी थी, ऐसा समा दिखलाती थी जिसे देख जो जहां था वहीं हक्का बक्का ही खड़ा रह जाता था। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे। शासनाधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे, उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। पौने 12 बजे तक सब दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ खड़े थे। ठीक 12 बजे श्रीयुत वायसराय की सवारी पहुंची। ठीक है, तो वायसराय वहां पर कितने बजे आए थे? तो ठीक 12 बजे वो वहां पर 12 बजे पहुंचे। धनुष आकार के चबूतरे की सीढ़ियों के पास एक छोटे से खंभे के दरबार पर ठहरी सवारी पहुंचते ही बिल्कुल फौज ने शस्त्रों से सलामी उतारी, पर तोपें नहीं छोड़ी गईं। जैसे ही महाराजा वहां पर पहुंचे तो वहां पर तोपें छोड़ी गईं। तोपें नहीं छोड़ी गईं, शस्त्रों को सलामी दी गई, उतार लिया गया उन्हें, लेकिन अभी तैयार कर लिया गया है शस्त्रों को सलामी देने के लिए। खंबे में श्रीयुत ने जाकर स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद के ग्रांड मास्टर का वस्त्र धारण किया। यहाँ से श्रीयुत राजसी छत्र के तले अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े। श्री लेडी लिटन, यानी जो वायसराय थे उनकी पत्नी श्री लेडी लिटन श्रीयुत के साथ थीं, और दोनों दामन बरदार बालक, जिनका हाल ऊपर लिखा गया है, पीछे 2 तरफ से दामन उठाए हुए थे। श्रीयुत के चलते ही बंदीजन हेरेल्ड लोगों ने अपनी तुरहियां एक साथ बहुत मधुर रीत पर बजाईं और फौजी बाजे से ग्रांड मार्च बजने लगा। जब श्रीयुत सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल एंथम स्टार्ट हो गया। यानी जैसे ही वायसराय वहाँ पे पहुँचे हैं अपने राज सिंहासन पर, तो जब वो जा रहे थे तो बाजा बजने लगा, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे तो वो बंद हो गया और नेशनल एंथम गॉड सेव द क्वीन, ईश्वर महारानी की चिरंजीव रखें, ये वाला उनका जो नेशनल एंथम था वो बजने लगा। और गॉड्स ऑफ ऑनर ने प्रतिष्ठा के लिए अपने शस्त्र झुका दिए। जो ही श्रीयुत राज सिंहासन पर सुशोभित हुए, बाजे बंद हो गए और सब राजा महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी महाराजा जो वायसराय के आने के समय खड़े हो गए थे बैठ गए। इसके पीछे श्रीयुत ने मुख्य बंदी चीफ हेरेल्ड को आज्ञा की कि श्रीमती महारानी के राज राजेश्वरी की पदवी लेने के विषय में अंग्रेजी में राजाज्ञापत्र पढ़ें। यानी उन्होंने अपने जो चीफ हेरेल्ड थे उनसे कहा कि जो वहाँ से ब्रिटेन से जो पत्र आया है, राजाज्ञा पत्र, जो रानी द्वारा जो पत्र आया है उसको पढ़ो। यह आज्ञा होते ही बंदीजनों ने जो 2 पांति में राज सिंहासन के चबूतरे के नीचे खड़े थे तुरही बजाई, और उसके बंद होने पर मुख्य बंदी ने नीचे की सीढ़ी पर खड़े होकर बड़े ऊंचे स्वर से राज आज्ञा पत्र पढ़ा, जिसका उल्टा यह है। तो उस राज आज्ञा पत्र में क्या था वो हम देखेंगे। उसमें था, महारानी विक्टोरिया, ऐसी अवस्था में कि हाल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उसमें एक एक्ट पास हुआ है जिसके द्वारा परम कृपालु महारानी को यह अधिकार मिला है कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों में श्रीमती जो कुछ चाहें बढ़ा लें। और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के एक में मिल जाने के लिए जो नियम बने थे उनके अनुसार भी यह अधिकार मिला था कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवी और प्रशस्ति इस संयोग के पीछे वही होंगी जो श्रीमती ऐसे राज आज्ञा पत्र के द्वारा प्रकाशित करेंगी। यानी उसमें लिखा हुआ था
कि महारानी के द्वारा पहले तो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड इन दोनों में, और उसके अलावा जो यूनाइटेड किंगडम के जो भी देश अधीन हैं, जो भी उन पर शासन कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम देश का जिसका भी अंग्रेजों का शासन है जिन देशों पर, उनके यहाँ जो भी पदवी और जो भी प्रशस्ति जो भी काम होगा वो ऐसे ही राजाज्ञा पत्र के द्वारा होगा। आगे हम देखें, जिस पर राज की मोहर छपी रहे, और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि ऊपर लिखे हुए नियम और उस राजाज्ञा पत्र के अनुसार 1 जनवरी 1801, ठीक है दोस्तों, ये तारीख ध्यान रखना, 1 जनवरी 1801 को राय सी मोहर होने के बाद प्रकाशित किया गया। यानी कब प्रकाशित किया गया है, तो 1 जनवरी सन 1801 को। हमने यह पदवी ली विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के संयुक्त राज्य की महारानी स्वधर्मरक्षिणी, और इस एक्ट में यह भी वर्णन है कि उस नियम के अनुसार जो हिंदुस्तान के उत्तम शासन के हेतु बनाया गया था, हिंदुस्तान के राजा का अधिकार जो उस समय तक हमारी ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द था, अब हमारे निज अधिकार में आ गया और हमारे नाम से उसका शासन होगा। यानी उसमें ये था कि जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अब हिंदुस्तान पर शासन किया जा रहा था, अब वो अधिकार हमारे पास है। अब ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के पास है। अब वो ही जो यहाँ पे संदेशा देंगी उसी के द्वारा शासन होगा। अब हमारे निज अधिकार में आ गया और उसके नाम से उसका शासन होगा। इस नए अधिकार की कोई हम विशेष पदवी लें, और इन सब वर्णनों के अनंत इस एक्ट में यह नियम सिद्ध किया गया है कि ऊपर लिखी हुई बातों के स्मरण निमित्त हमने अपने मोहर किए हुए राजाज्ञा पत्र के द्वारा हिंदुस्तान के शासन का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। हमको यह योग्यता होगी कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों प्रशस्तियों में जो कुछ उचित समझें बढ़ा लें। इसलिए अब हम अपने प्रीवी काउंसिल की सम्मत से योग्य समझकर यह प्रचलित और प्रकाशित करते हैं कि आगे को जहाँ सुगमता के साथ हो सके सब अवसरों में और संपूर्ण राजपत्रों पर जिनमें हमारी पदवियां और प्रशस्तियां लिखी जाती हैं, सिवाय सनद, कमीशन, अधिकार दामन पत्र, दान पत्र, आज्ञा पत्र, नियोग पत्र और इसी प्रकार के दूसरे पत्रों के जिनका प्रचार यूनाइटेड किंगडम के बाहर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम उसके अधीन देशों की राज संबंधी पदवियों में नीचे लिखा हुआ मिला दिया जाए। अर्थात लैटिन भाषा में इंडी इम्पेरेट्रिक्स हिंदुस्तान की राजेश्वरी और अंग्रेजी भाषा में इम्प्रेंस ऑफ इंडिया। हमारी यह इच्छा और प्रसन्नता है कि उन राज संबंधी पत्रों में जिनका वर्णन ऊपर हुआ है यह नई पदवी न लिखी जाए। हमारी यह भी इच्छा और प्रसन्नता है कि सोने, चांदी और तांबे के सब सिक्के जो आजकल यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित हैं और नीति विरुद्ध नहीं गिने जाते, और इसी प्रकार का आकार के दूसरे सिक्के जो हमारी आज्ञा से अब छापे जाएंगे, हमारी नई पदवी लेने से भी नीति विरुद्ध न समझे जाएंगे। और जो सिक्के यूनाइटेड किंगडम के अधीन देशों में छापे जाएंगे और जिनका वर्णन राजाज्ञा पत्र में उन जगहों के नियमित और प्रचलन द्रव्य करके किया गया है जिन पर हमारी संपूर्ण पदवियां या प्रशस्तियां या उनका कोई भाग रहे, और वे सिक्के जो राजाज्ञा पत्र के अनुसार अब छापे और चलाए जाएंगे, इस नई पदवी के बिना भी उस देश के नियमित और प्रचलित द्रव्य समझे जाएंगे, जब तक इस विषय में हमारी कोई दूसरी प्रसन्नता न प्रकट की जाएगी। हमारी विंडसर की कचहरी से 28 अप्रैल को 1876 के सन में हमारे राज्य के 39वें वर्ष में प्रसिद्ध किया गया। ईश्वर महारानी को चिरंजीव रखे। तो अब तक ये पत्र था। तो पत्र में क्या क्या मुख्य बातें थीं? तो पत्र में यही बातें थीं कि जो अब शासन होगा यूनाइटेड किंगडम का, और जो आयरलैंड है उस पर जो उन दोनों का मिलन किया गया, उन दोनों का मिश्रण हुआ। अब से ये दोनों एक माने जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम के अधीन ही होंगे। और उसके अलावा जो अन्य जो यूनाइटेड किंगडम के अधीन राज्यों में जो शासन है वो भी अब जो भी जहाँ पर भी शासन है उन सब का शासन अधिकार कौन करेगा, तो महारानी विक्टोरिया करेंगी, और उनके ही आज्ञा द्वारा वहाँ पर शासन होगा और वो जो चाहें उसमें बदलाव कर सकती हैं। और उसके अलावा जो उन्होंने नेक्स्ट उसमें बताया है कि जो वहाँ पे सिक्के चल रहे हैं या जो वहाँ पे मुद्राएं चल रही हैं उस पर भी उनकी मोहर होगी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उसके पत्र का सार यही है। अब हम आगे देखते हैं।
जब चीफ हेरेल्ड राजाज्ञा पत्र को अंग्रेजी में पढ़ चुका तो हेरेल्ड लोगों ने फिर तुरई बजाई। इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। इसके समाप्त होते ही बादशाही झंडा खड़ा किया गया और तोप खाने से जो दरबार के मैदान में मौजूद था 101 तोपों की सलामी हुई। यानी जैसे ही ये पत्र पढ़ा गया उसके बाद बाजा बजने लगा और 101 तोपों की सलामी हुई। 24-34 सलामी होने के बाद बंदूकों की बाड़ें दगीं और 101 सलामियाँ तोपों से हो चुकीं। तब फिर बाढ़ छूटी और नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। इसके अनंत श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस करने के अभिप्राय से खड़े हुए। श्रीयुत वायसराय खड़े होते ही सामने के चबूतरे पर जितने बड़े बड़े राजा लोग और गवर्नर आदि बैठे हुए थे, तो जैसे ही वायसराय खड़े हुए तो जैसे ही वो खड़े हुए तो उन्हीं के सम्मान में जो राजा महाराजा सामने बैठे हुए थे, जो गवर्नर बैठे हुए थे, वो भी खड़े हो गए। पर श्रीयुत ने बड़े आदर के साथ दोनों हाथों से हिंदुस्तानी रीत पर कई बार सलाम करके सबके बैठ जाने का इशारा किया। यह काम श्रीयुत का जिससे हम लोगों की छाती दूनी हो गई। पायोनियर सरीखे अंग्रेजी के संपादकों को बहुत बुरा लगा, जिनकी समझ में वायसराय का हिंदुस्तानी तरह का सलाम करना बड़े हेठाई और लज्जा की बात थी। खैर, यह तो इन अंग्रेजी अखबार वालों की मामूली बातें हैं। श्रीयुत वायसराय ने जो उत्तम एड्रेस पढ़ा उसका तर्जुमा हम नीचे लिखते हैं। अब जो वायसराय हैं वो जनता को संबोधन करने के लिए खड़े हो गए हैं, तो अब वो क्या करेंगे वो हम देखते हैं। 1 मिनट रुकना दोस्तों। हाँ, अब हम वायसराय का भाषण देखेंगे कि सन 1858 ईस्वी की नवंबर को श्रीमती महारानी की ओर से एक इश्तहार हुआ था। यानी उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की कि सन 1858 ईस्वी की नवंबर को महारानी की तरफ से इश्तहार हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के रईसों और प्रजा को श्रीमती की कृपा का विश्वास कराया गया था, जिसको उस दिन से आज तक वे लोग राज संबंधी बातों में बड़ा अनमोल प्रमाण समझते थे। यानी ये काम कब हुआ था, तो 1858 के बाद ही ये दिलासा दिया गया था भारत को कि अब जो राज्य होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर अब वो ब्रिटिश क्राउन के खुद अधीन होगा। महारानी विक्टोरिया स्वयं इस पर शासन करेंगी, स्वयं उसका हस्तक्षेप होगा। तो इससे जो रईस हैं और प्रजा है उनको विश्वास दिलाया गया था कि अब आपके साथ शासन सही होगा। वह प्रतिज्ञा एक ऐसी महारानी की ओर से हुई थी जिन्होंने आज तक अपनी बात को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए हमें अपने मुंह से फिर उनका निश्चय करना व्यर्थ है। 18 बरस की लगातार उन्नति ही उनको सत्य करती है और यह भारी समागम भी उनके पूरे उतरने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस राज्य के रईस और प्रजा को अपनी अपनी परंपरा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न भोगते रहे हैं और जिनकी उचित लाभों की उन्नति के यत्न में सदा रक्षा होती रही, उनके वास्ते सरकार की पिछले समय की उदारता और न्याय आगे के लिए पक्की जमात हो गई है। हम लोग इस समय श्रीमती महारानी के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का समाचार प्रसिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे आवश्यक है कि श्रीमती के उस कृपायुक्त अभिप्राय को सब पर प्रकट करूं, जिसके कारण श्रीमती ने अपने परंपरा की पदवी और प्रशस्ति में एक पद और बढ़ाया। तो दोस्तों, तो यहाँ पर वो कह रहा है, जो वायसराय हैं वो कह रहे हैं कि जनता को संबोधन करते हुए कि ये अब 18 वर्ष के बाद 1858 के बाद जो 1877 में ये वो हो रहा है, तो तब से जो आपको बताया गया था, तो महारानी विक्टोरिया ने जो विश्वास दिलाया था आपको, उसी का यह फल है। अब हम आगे देखते हैं। तो उसी के लिए जो महारानी ने बातें कही थी वो आज सच हो रही हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और यहाँ महारानी के प्रतिनिधि होने की योग्यता से मुझे आवश्यक है कि ये हमने पढ़ लिया। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश हैं जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं है और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं, उनमें से इस बड़े और प्राचीन राज्य के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। सब जगह और सदा इंग्लिस्तान के बादशाहों की सेवा में प्रवीण और परिश्रमी सेवक रहते आए हैं, परंतु उनसे बढ़कर कोई पुरुषार्थी नहीं हुए जिनकी बुद्धि और वीरता से हिंदुस्तान का राज सरकार के हाथ लगा और बराबर अधिकार में बना रहा। इस कठिन काम में जिसमें श्रीमती की अंग्रेजी और देसी प्रजा दोनों ने मिलकर भली भांति परिश्रम किया है, श्रीमती के बड़े बड़े स्नेही और सहायक राजाओं ने भी शुभ चिंतन के साथ सहायता दी है।
जिनकी सेना ने लड़ाई की मेहनत और जीत में श्रीमती की सेना का साथ दिया है, जिनकी बुद्धिपूर्वक सत्यशीलता के कारण मेल के लाभ बने रहे और फैलते गए हैं, जिनका यहाँ आज वर्तमान होना, जो कि श्रीमती के राजराजेश्वरी की पदवी लेने का शुभ दिन है, इस बात का प्रमाण है कि वे श्रीमती के अधिकार की उत्तमता में विश्वास रखते हैं और उनके राज्य में एक बने रहने में अपना भला समझते हैं। श्रीमती महारानी इस राज्य को, जिसे उनके पुरखों ने प्राप्त किया और श्रीमती ने दृढ़ किया, एक बड़ा भारी पैतृक धन समझती हैं, जो रक्षा करने और अपने वंश के लिए संपूर्ण छोड़ने के योग्य हैं, और उस पर अधिकार रखने से अपने ऊपर यह कर्तव्य जानती हैं कि अपने बड़े अधिकार को इस देश की प्रजा की भलाई के लिए यहाँ के रईसों के हकों पर पूरा पूरा ध्यान रखकर काम में लावें। इसलिए श्रीमती यह राजसी अभिप्राय है कि अपनी पदवियों पर एक और ऐसी पदवी बढ़ावें जो आगे सदा को हिंदुस्तान के सब रईसों और प्रजा के लिए इस बात का चिन्ह हो कि श्रीमती के और उनके लाभ एक हैं और उन महारानी की ओर से राजभक्ति और शुभ चिंतन उचित है। आगे हम देखें बादशाह के भाषण में, वे राजसी घराने की श्रेणियां जिनका अधिकार बदल देने और देश की उन्नति करने के लिए ईश्वर ने अंग्रेजी राज को यहाँ जमाया, प्राय अच्छे और बड़े बादशाहों से खाली न थी, परंतु उनके अधिकारियों के राज्य प्रबंध से उनके राज्य के देशों में मेल न बना रह सका। सदा आपस में झगड़ा होता रहा और अंधेरा मचा रहा। निर्मल लोग बलि के शिकार थे और बलवान अपने मद के इस प्रकार आपस की काट मार और भीतरी झगड़ों के कारण जड़ से हिलकर और निर्जीव होकर तैमूर लंग का भारी घराना अंत को मिट्टी में मिल गया और उसके नाश होने का कारण यह था कि उससे पश्चिम के देशों की उन्नति न हो सकी। आजकल ऐसी राजनीति के कारण, जिससे सब जात और सब धर्म के लोगों की समान रक्षा होती है, श्रीमती की हर एक प्रजा अपना समय निर्विघ्न सुख से काट सकती है। सरकार के संभाव के कारण हर आदमी बिना किसी रोक टोक के अपने धर्म के नियमों और रीतियों को बरत सकता है। राजराजेश्वरी का अधिकार लेने से श्रीमती का अभिप्राय किसी को मिटाने या दबाने का नहीं, वरन रक्षा करने और अच्छी राह बतलाने का। सारे देश की शीघ्र उन्नति और सबके सब प्रांतों की दिन पर दिन वृद्धि होने से अंग्रेजी राज के फल सब जगह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। यानी वो महारानी के लिए कह रहा है कि महारानी आपके अच्छा शासन करेंगे अपने यहाँ, उसी का वो बखान कर रहा है बादशाह। हे अंग्रेजी राज के कार्यकर्ता और सच्चे अधिकारी लोग, यह आपकी लोगों के लगातार परिश्रम का गुण है कि ऐसे ऐसे फल प्राप्त हैं, और सबके पहले आप ही लोगों पर मैं इस समय श्रीमती की ओर से उनकी कृतज्ञता और विश्वास को प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने इस राज्य की भलाई के लिए उन प्रतिष्ठित लोगों से जो आपके पहले काम पर नियमित थे, किसी प्रकार कम कष्ट नहीं उठाया है, और आप लोग बराबर ऐसे साहस, परिश्रम और सच्चाई के साथ अपने तन मन को अर्पण करके काम करते रहे, जिससे बढ़कर कोई दृष्टांत इतिहासों में न मिलेगा। कीर्ति के दरबार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। यह बात प्राय कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती कि अपने नौकरों के पदों को जल्द जल्द बढ़ाती जाए, परंतु मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी सरकार की नौकरी में कर्तव्य का ध्यान और स्वामी की सेवा में तन मन को अर्पण कर देना, ये दोनों बातें निज प्रतिष्ठा और लाभ की अपेक्षा सदा बढ़कर समझी जाएंगी। यह बात सदा से होती आई है और होती रहेगी कि इस देश के प्रबंध के बहुत से भारी भारी और लाभदायक काम प्राय बड़े बड़े प्रतिष्ठित अधिकारियों ने नहीं किए हैं, वरन जिले के उन अफसरों ने जिनकी धैर्यपूर्वक चतुराई और साहस पर संपूर्ण प्रबंध का अच्छा उतरना सब अधीन है। यानी वो अपने जो शासक वर्ग है उसकी बड़ाई कर रहा है बादशाह। श्रीमती की ओर से राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों के विषय में मैं जितनी गुणग्राह्यता और प्रशंसा प्रकट करूं थोड़ी है, क्योंकि ये तमाम हिंदुस्तान में ऐसा सूक्ष्म और कठिन कामों को अत्यंत उत्तम रीत पर करते रहे हैं और करते हैं, जिनसे बढ़कर सूक्ष्म और कठिन काम सरकार अधिक से अधिक विश्वास पात्र मनुष्य को नहीं सौंप सकती। हे राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, जो कम श्रेणी में इतने भारी जिम्मे के कामों पर मुकर्रर होकर बड़े परिश्रम चाहने वाले नियमों पर तन मन से चलते हों, और जो निज पौरुष से उन जातियों के बीच राज्य प्रबंध के कठिन काम को करते हों जिनकी भाषा, धर्म और रीत आप लोगों से भिन्न है,
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने कठिन कामों को दृढ़ परंतु कोमल रीत पर करने के समय आपको इस बात का भरोसा रहे कि जिस समय आप लोग अपने जाति की बड़ी कीर्ति को थामे हुए हैं और अपने धर्म के दयाशील आज्ञाओं को मानते हैं, उसी के साथ आप इस देश सब जाति धर्म के लोगों पर उत्तम प्रबंध के अनमोल लाभों को फैलाते रहें। उस पश्चिम की सभ्यता के नियमों की बुद्धिमानी के साथ फैलाने के लिए जिससे इस भारी राज का धन बराबर बढ़ता गया। हिंदुस्तान पर केवल सरकारी अधिकारियों का एहसान नहीं है, वरन यदि मैं इस अवसर पर श्रीमती की यूरोपियन प्रजा को हिंदुस्तान में रहती है पर सरकारी नौकर नहीं है, इस बात का विश्वास कराऊं कि श्रीमती उन लोगों के केवल उस राजभक्ति ही की गुण ग्राहकता नहीं करती जो वे लोग उनके और उनके सिंहासन के साथ रखते हैं, किंतु उन लाभों को भी जानती और मानती हैं जो उन लोगों के परिश्रम से हिंदुस्तान को प्राप्त होते हैं। तो मैं अपने पूरे राज्य स्वामिनी के विचारों को अच्छी तरह न वर्णन करने का दोषी ठहरूंगा। इस अभिप्राय से कि अपने राज्य के इस उत्तम भाव को प्रजा को सरकार की सेवा या निज की योग्यता के लिए गुण ग्राहकता दिखाने का विशेष अवसर मिले, श्रीमती ने कृपा पूर्वक केवल स्टार ऑफ इंडिया के परम प्रतिष्ठित पद वालों और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया के अधिकारियों की संख्या ही में थोड़ी सी बढ़ती नहीं की, किंतु इसी हेतु एक बिल्कुल नया पद और नियत किया जो ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर कहलाएगा। यानी महारानी ने एक नया पद भी शुरू किया है जिसका नाम क्या है, तो वो है ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। ठीक है दोस्तों, ये नया पद आप जरूर ध्यान रखना, ये पूछ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। हे हिंदुस्तान की सेना के अंग्रेजी और देसी अफसर और सिपाहियों, आप लोगों ने जो भारी भारी काम बहादुरी के साथ लड़ भिड़कर सब अवसरों पर किए और इस प्रकार श्रीमती की सेना की युद्ध कीर्ति को थामे रहे, उनका श्रीमती अभिमान से साथ स्मरण करती हैं। श्रीमती इस बात पर भरोसा रखकर के आगे को भी सब अवसरों पर आप लोग उसी तरह मिलजुल कर अपने भारी कर्तव्य को सच्चाई के साथ पूरा करेंगे, अपने हिंदुस्तानी राज्य में मेल और अमन चैन बनाए रखने के विश्वास का काम और लोगों ही को सुपुर्द करती हैं। हे वॉलंटियर सिपाहियों, आप लोगों के राजभक्तिपूर्ण और सफल यत्न जो कि इस विषय में हुए हैं, यदि प्रयोजन पड़े तो आप सरकार की नियत सेना के साथ मिलकर सहायता करें। इस शुभ अवसर पर मैं हृदय से धन्यवाद पाने के योग्य हूँ। यानी अब वो सबको धन्यवाद कर रहे हैं वायसराय। आगे देखें, इस देश के सरदार और रईस लोग जिनकी राजभक्ति इस राजा के बल को पुष्ट करने वाली है और जिनकी उन्नति इसके प्रताप के कारण है, श्रीमती महारानी आपको यह विश्वास करके धन्यवाद देती हैं कि यदि इस राज्य के लाभों में कोई विघ्न डाल या उन्हें किसी तरह का भय हो तो आप लोग उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं श्रीमती की ओर से और उनके नाम से दिल्ली आने के लिए आप लोगों का जी से स्वागत करता हूं और इस बड़े अवसर पर आप लोगों के इकट्ठे होने को इंग्लिस्तान के राज सिंहासन की ओर आप लोगों की उस राजभक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण गिनता हूँ जो श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के इस देश में आने के समय आप लोगों ने दृढ़ रीति पर प्रकट की थी। श्रीमती महारानी आपके स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझती हैं और अंग्रेजी राज के साथ उसके कर देने वाले और स्नेही राजा लोगों का जो शुभ संयोग से संबंध है, उसके विश्वास को दृढ़ करने और उसके मेल जोल का अचल करने के अभिप्राय से श्रीमती ने अनुग्रह करके वो रायसी पदवी ली है जिसे आज हम लोग प्रसिद्ध करते हैं। हे हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की देसी प्रजा लोग, इस राज्य की वर्तमान दशा और उसके नित्य के लाभ के लिए आवश्यक है उनके प्रबंध को जांचने और सुधारने का मुख्य अधिकार ऐसे अंग्रेजी अफसरों को सुपुर्द किया जाए जिन्होंने राजकाज के उन तत्वों को भली भांति सीखा है जिनका बर्ताव राजराजेश्वरी के अधिकार स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। इन्हीं राजनीति जानने वाले लोगों के उत्तम प्रयत्नों से हिंदुस्तान सभ्यता में दिन दिन बढ़ता जाता है और यही उसके राजकाज संबंधी महत्व का हेतु तथा नित्य बढ़ने वाली शक्ति का गुप्त कारण है। इन्हीं लोगों के द्वारा पश्चिम देश का शिल्प, सभ्यता और विज्ञान, जिनके कारण आज दिन यूरोप लड़ाई और मेल दोनों में सबसे बढ़ चढ़कर है, बहुत दिनों तक पूर्व के देशों में यहाँ बालों के उत्पाद के लिए प्रचलित रहेगा।
परंतु हे हिंदुस्तानी लोग, आप चाहे जिस जात या मत के हों, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं, और ऐसा होना पूरा न्याय भी है। इंग्लिस्तान तथा हिंदुस्तान के बड़े राजनीति जानने वाले लोग और महारानी की राजसी पार्लियामेंट व्यवस्थाओं ने बार बार इस बात को स्वीकार भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को अपने सम्मान और राजनीति के सब अभिप्रायों के लिए अनुकूल होने के कारण माना है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वर्षों में हिंदुस्तानियों की कारगुजारी के ढंग में मुख्यतः बड़े बड़े अधिकारियों के काम में पूरी उन्नति देखकर संतोष प्रकट करती है। इस बड़े राज्य का प्रबंध जिन लोगों के हाथ में सौंपा गया है, उनमें केवल बुद्धि ही के प्रबल होने की आवश्यकता नहीं, वरन उत्तम आचरण और सामाजिक योग्यता भी वैसी ही आवश्यकता है। इसलिए जो लोग कुल पद परंपरा के अधिकार के कारण आप लोगों में स्वाभाविक ही उत्तम है, उन्हें अपने को और अपने संतान को केवल उस शिक्षा के द्वारा योग्य करना आवश्यक है जिससे कि वे श्रीमती महारानी पर राज राजेश्वरी की गवर्नमेंट की राजनीति के तत्वों को समझें और काम में ला सकें, इस रीत से उन पदों के योग्य हों जिनके द्वारा उनके लिए खुले हैं। यानी अंत में वो कहता है कि आप अपने बाल बच्चों को भी पढ़ाइए। यहाँ के जो शिक्षा नीति है उसकी भी बात करता है। राजभक्ति, धर्म, अपक्षपात, सत्य और साहस देश संबंधी मुख्य धर्म है। उनका सहज रीत पर बर्ताव करना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। तब श्रीमती की गवर्नमेंट राज्य के प्रबंध में आप लोगों की सहायता बड़े आनंद से अंगीकार करेंगी, क्योंकि पृथ्वी के जिन जिन भागों में सरकार का राज है, वहाँ गवर्नमेंट अपनी सेना के बल पर उतना भरोसा नहीं करती जितना कि अपनी संतुष्ट और एकजी प्रजा की सहायता पर, जो अपने राजा के वर्तमान रहने ही में अपना नित्य मंगल समझकर सिंहासन के चारों ओर जी से सहायता करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। श्रीमती महारानी निर्बल राज्यों को जीतने, आसपास की रियासतों को मिला लेने से हिंदुस्तान के राज्य की उन्नति नहीं समझती, वरन इस बात में कि इस कोमल और न्याययुक्त राज्य शासन को निरुपद्रव बनाकर चलाने में जो हो उनका स्नेह और कर्तव्य केवल अपने ही राज्य से नहीं है, वरन श्रीमती शुद्ध चित्त से यह भी इच्छा रखती हैं कि जो लोग इस बड़े राज्य की सीमा पर हैं और महारानी के प्रताप की छाया में रहकर बहुत दिनों से स्वाधीनता का सुख भोगते आ रहे हैं, उनसे निष्कपट भाव और मित्रता को दृढ़ रखें। परंतु यदि इस राज्य के अमन चैन में किसी प्रकार के बाहरी उपद्रव की शंका होगी, तो श्रीमती हिंदुस्तान की राजेश्वरी अपने पैतृक राज्य की रक्षा करना खूब जानती हैं। यदि कोई विदेशी शत्रु हिंदुस्तान के इस महाराज्य पर चढ़ाई करे तो मानो उसने पूर्व के सब राजाओं से शत्रुता की, और उस दशा में श्रीमती को अपने राज्य के अपार बल, अपने स्नेही और कर देने वाले राजाओं की वीरता, राजभक्ति, अपनी प्रजा के स्नेह, शुभ चिंतन के कारण इस बात की भरपूर शक्ति है कि उसे परास्त कर दंड दें। यानी अगर कोई हिंदुस्तान के राज्य शासन पर अगर कोई भारी आक्रमण होता है तो उसमें महारानी चुप नहीं बैठेंगी, बल्कि वो उसका जवाब देंगी। इस अवसर पर उन पूर्व के राजाओं के प्रतिनिधियों का वर्तमान होगा जिन्होंने दूर दूर देशों से श्रीमती को इस शुभ समारंभ के लिए बधाई दी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेल के अभिप्राय और आसपास के राजाओं के साथ उसके मित्र भाव का स्पष्ट प्रमाण है। मैं चाहता हूं कि श्रीमती की हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से श्रीयुत खान किलात और उन राजदूतों को जो इस अवसर पर श्रीमती के स्नेही राजाओं के प्रतिनिधि होकर दूर दूर से अंग्रेजी राज्य में आए हैं, और अपने प्रतिष्ठित पाहुने पर श्रीयुत गवर्नर जनरल गोवा और बाहरी काउंसिलों का स्वागत करूं। हे हिंदुस्तान के रईस और प्रजा लोग, मैं आनंद के साथ आप लोगों को यह कृपा पूर्वक संदेशा जो श्रीमती महारानी और आप लोगों की राजेश्वरी ने आप लोगों को अपने आप राजसी और राजेश्वरी नाम से भेजा है सुनाता हूँ। जो वाक्य श्रीमती के यहाँ से आज सवेरे तार के द्वारा मेरे पास पहुँचे हैं ये हैं। यानी अब तक उन्होंने अपना भाषण दिया है वायसराय ने। तो आपने वायसराय के भाषण में देखा होगा, तो वो एक प्रकार से जो रानी हैं, जो विक्टोरिया रानी है, महारानी हैं, उनके अधीन रहने की बात कर रहे हैं और लोगों से बोल रहे हैं कि यहाँ की प्रजा सही रहे, ये महारानी चाहती हैं, महारानी की ये इच्छा है कि यहाँ का शासन है वो सही से हो, सही ढंग से हो, उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, अगर कोई बाधा आए तो उसमें प्रजा साथ दे। यही सब बातें उन्होंने बोली हैं।
लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि महारानी ने जो बातें उनसे कही हैं वो क्या कही हैं कि हम विक्टोरिया ईश्वर की कृपा से संयुक्त राज्य ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। अगर हम संयुक्त राज्य की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है, तो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी अपने वायसराय के द्वारा अपने सब राजकाज संबंधी और सेना संबंधी अधिकारियों, रईसों, सरदारों और प्रजा को इस समय दिल्ली में इकट्ठे हैं अपने राजसी और राजराजेश्वरी आशीर्वाद भेजते हैं और उस भारी कृपा और पूर्ण स्नेह का विश्वास कराते हैं जो हम अपने हिंदुस्तान के महाराज्य की प्रजा की ओर रखते हैं। हमको यह देखकर जी से प्रसन्नता हुई कि हमारे प्यारे पुत्र का इन लोगों ने कैसा आदर सत्कार किया था। यानी जब विक्टोरिया रानी का पुत्र यहाँ पे आया था तो उसका भी यहाँ के लोगों ने, जो पहला दरबार तब हुआ था, तो उसका कैसा स्वागत किया था और अपने कुल तथा सिंहासन की ओर से उनकी राजभक्ति और स्नेह के इस प्रमाण से हमारे जी पर बहुत असर हुआ। हमें भरोसा है कि इस शुभ अवसर पर यह फल हुआ कि हमारे और हमारी प्रजा के बीच स्नेह और दृढ़ होगा तथा सब छोटे बड़ों को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि हमारे राज्य में उन लोगों को स्वतंत्रता, धर्म और न्याय प्राप्त है। हमारे राज्य का अभिप्राय सदा यही है कि उनके सुख की समृद्धि, सौभाग्य की अधिकता और कल्याण की उन्नति होती रहे। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे। ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करें। इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा। यानी यहाँ पर आकर के जो वायसराय थे उनका भाषण समाप्त हुआ। उन्होंने जो रानी ने जो उन्हें संदेश भेजा था उसको भी उन्होंने पढ़ दिया। अब आगे फिर क्या होता है कि इस एड्रेस के समाप्त होते ही नेशनल एंथम का बाजा बजने लगा और सेना ने 3 बार हुर्र शब्द की आनंद ध्वनि की। दरबार के लोगों ने भी परम उत्साह से खड़े होकर हुर्र शब्द और हथेलियों की आनंद ध्वनि करके अपने जी का उमंग प्रकट किया। महाराज सिंधिया निजाम की ओर से सर सारंगजंग, राजपुताना के महाराजा की तरफ से महाराजा जयपुर और बेगम भूपाल महाराज कश्मीर और दूसरे सरदारों ने खड़े होकर एक दूसरे को बधाई दी और अपनी राजभक्ति प्रकट की। इसके अनंतर श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की कि दरबार हो चुका और अपनी 4 घोड़े की गाड़ी पर चढ़कर अपने खेमे को रवाना हुए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पूरे निबंध का वाचन किया इसमें, तो कैसा लगा आपको एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो जो मुख्य बातें थीं वो मैंने हाईलाइट कर रखी थी, इससे जो जो प्रश्न बन सकते थे, और साथ ही मैंने बताया कि इसमें क्या क्या हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल राधे हिंदी एकेडमी पर मिल जाएगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए।